मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो पूरी तरह सुनसान और खाली पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे वहाँ लंबे समय से कोई इंसान नहीं आया। वहाँ हमें एक बड़ी दुकान दिखती है जिसके अंदर एक बोर्ड पर कई लापता लोगों के पोस्टर चिपके थे। उसी दुकान में हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल खामोशी से जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही होती है। वे लोग इतने डरे हुए थे कि आपस में बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। उनके बीच कुछ ऐसा था जो उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। फैमिली के लीडर का नाम ली था और उसकी वाइफ का नाम एवेलिन था। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी रीगन जो बचपन से सुन या बोल नहीं सकती थी, और उनके 2 बेटे मार्कस और बियू। बियू उस शॉप में खेल रहा था, तभी उसकी नजर ऊपर अलमारी में रखे एक रॉकेट टॉय पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो उस रॉकेट को उठाने वाला होता है, वो रॉकेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन सही समय पर रीगन दौड़कर उस टॉय को कैच कर लेती है और सबकी जान बचा लेती है। इसके बाद ली इशारों में सबको समझाता है कि शाम होने वाली है, हमें जल्द घर लौटना होगा। तभी बियू फिर से वही टॉय रॉकेट उठा लाया। उसे देखकर सभी डर गए क्योंकि वह बैटरी से चलने वाला रॉकेट था जिसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। ली अपने बेटे के हाथ से वह रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकालकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद वे सभी घर के लिए निकल पड़े। लेकिन बियू उस रॉकेट को साथ ले जाने की जिद कर रहा था, इसलिए रीगन चुपके से बिना बैटरी वाला रॉकेट उसके हाथ में थमा देती है और खुद भी स्टोर से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी बियू ने रॉकेट की बैटरियां भी उठा ली। इसके बाद ये चारों लाइन से घर की तरफ निकल पड़े। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है। ये शहर हमेशा ऐसा नहीं था। तब ये गाड़ियों के शोर और लोगों की भीड़ से भरा रहता था। लेकिन अब ये शहर सुनसान हो चुका है। न इंसान दिखते हैं, न पक्षियों की आवाज। चारों ओर डरावनी खामोशी छाई हुई है। पूरी दुनिया में अब कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं और इनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ली ने लाइन से अपने घर तक रेत बिछा रखी है और वे लोग इस पर नंगे पांव चलते थे ताकि कदमों की आहट भी न हो। वहीं मासूम बियू रीगन के ठीक पीछे चल रहा था। वो रॉकेट को लेकर बहुत खुश था, लेकिन तभी वो रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर देता है, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगता है। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए आवाज पर उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब ली और एवेलिन ने उसे सुना तो वह दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक घने जंगल से डरावनी आवाजें आने लगीं और गोली की रफ्तार से एक खौफनाक मॉन्स्टर बियू की ओर दौड़ पड़ा। ली जल्दी से खिलौने को बंद करने के लिए बियू की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मॉन्स्टर तेजी से बियू पर झपटा और उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ली और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम भी बनाया था जहाँ उसने उन मॉन्स्टर के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ पता चलता है कि वह मॉन्स्टर बेहद हल्की आवाज भी कई किलोमीटर दूर से सुन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई जोर से सांस भी ले तो यह मॉन्स्टर उसे महसूस कर लेते हैं और पल भर में उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में उस इंसान को खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से बचाती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए एक मेटियोराइट के जरिए इस धरती पर आए थे। ये मॉन्स्टर्स इतने तेज थे कि कुछ ही वक्त में पूरी धरती पर फैल गए और लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, बिल्कुल शांत रहना। और ली की फैमिली ये राज जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर मिल सके। साथ ही उसने घर के अंदर और रास्तों पर खास निशान बनाए थे ताकि चलते समय पैरों की आवाज न हो। ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था जहां वह इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने यह भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब वह उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से संपर्क नहीं हो पाया था। इसी बीच हमें पता चलता है कि एवेलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन बच्चे का रोना खतरा बन सकता था, इसलिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया था ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे को उसमें छुपाया जा सके और उसकी आवाज बाहर न जाए। लेकिन ली की बड़ी बेटी रेगन सुन नहीं सकती थी और यह कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी, इसलिए ली उसकी इस कमी को दूर करने की कोशिश में लगा रहता था। वह उसके लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और उसे दे देता है। लेकिन रेगन इससे खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि हमेशा की तरह यह भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली पहले भी कई बार ऐसे एम्पलीफायर बना चुका था। इसीलिए वह गुस्से में उसे गिरा देती है। लेकिन जब वह उसे टेस्ट करती है तो इस बार वह सच में काम कर रहा होता है। बाहरी दुनिया की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने छोटे भाई बियू की याद आने लगती है। रेगन आज भी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन उसने उसे टॉय रॉकेट नहीं दिया होता तो आज वह जिंदा होता। वह अपने पिता की मदद करके खुद को साबित करना चाहती है, इसलिए वह अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी ली उसे रोक देता है और अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि अपने छोटे बेटे की मौत के बाद अब उसे रेगन पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। उसे डर था कि अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और कई ऐसी
ऐसी चीजें हैं जिनसे आवाज हो सकती है और अगर गलती से भी रेगन ने कुछ छू लिया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी की तरफ जा रहा होता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती है और ली से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ली उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, तुम यहीं रहकर उसका ख्याल रखो। यह बात रेगन को बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, इसलिए वह नाराज होकर अपना बैग पैक करती है और घर से निकल जाती है और सीधे उसी जगह पहुंचती है जहां बीयू को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वह बीयू की कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और रोते रोते वहीं उसकी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एवेलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वह बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगा एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया और वह नुकीला कील ठीक उसी जगह आ गया जहां उनके पैर रखने का निशान था, लेकिन एवेलिन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ रहे थे और कुछ देर बाद ली उसे एक झरने के पास ले जाता है और कहता है कि यहाँ तुम खुलकर बात कर सकते हो, क्योंकि झरने की आवाज तुम्हारी आवाज को छुपा देगी और मॉन्स्टर तक नहीं पहुंचने देगी। दोनों वहीं बैठकर बात करने लगते हैं। तभी मार्कस पूछता है कि क्या वो बीयू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर ली कहता है कि जो कुछ हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। तब मार्कस बताता है कि रेगन आज भी खुद को जिम्मेदार मानती है, इसलिए तुम्हें उसे बताना चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एवेलिन बीयू की तस्वीर हाथ में लिए उसे याद कर रो रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी डिलीवरी का समय आ चुका था। वह घबराकर जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर उसी नुकीले कील पर पड़ जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। एवेलिन दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसने अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। तभी उसके हाथ से बीयू का फोटो फ्रेम छूटकर नीचे गिरा और तेज आवाज के साथ टूट गया। उसने किसी तरह अपने पैर को उस कील से बाहर निकाला। दर्द इतना था कि उसका चेहरा लाल हो गया। फिर भी वह खुद को कंट्रोल करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि एक छोटी सी आवाज भी मौत को बुला सकती है। वह लंगड़ाते हुए नीचे पहुंची और लाइट का स्विच ऑन किया, जिससे बाहर रेड लाइट जल उठी। वह वापस ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका है। दरअसल फोटो फ्रेम गिरने की आवाज उसने सुन ली थी। डर के मारे एवेलिन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने दूर से रेड लाइट जलती देखी और ली समझ गया कि एवेलिन खतरे में है। वह तुरंत घर की तरफ भागा। उधर बेसमेंट में छिपी एवेलिन कांप रही थी और मॉन्स्टर घर के हर कोने में उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे एक टाइमर मिला। उसने समझदारी दिखाते हुए उसमें कुछ सेकंड सेट किए और उसे एक कोने में रखकर खुद दूसरे कोने में छिप गई। मॉन्स्टर को हलचल महसूस हुई और वह धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगा। वह बहुत करीब आ चुका था। एक तरफ लेबर पेन, दूसरी तरफ मौत का डर। फिर भी एवेलिन पूरी तरह चुप रही। तभी टाइमर का अलार्म बजा और मॉन्स्टर तुरंत उस तरफ भागा। मौके का फायदा उठाकर एवेलिन बेसमेंट से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर बाहर घूम रहा है, इसलिए वह वहीं दीवार के पास छिप गई। उधर ली दूर से सब देख रहा था और समझ गया कि अगर वह सीधे घर जाएगा तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मॉन्स्टर को गोली से मारना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वह अपने पहले से बनाए प्लान पर काम करने लगा। उसने तुरंत मार्कस को टॉर्च दी और उसे फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने पहले से ही घर से दूर एक जगह सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भाग गया। दूसरी तरफ एवेलिन ऊपरी मंजिल के बाथटब तक पहुंच चुकी थी। वह दर्द से तड़प रही थी और अब बच्चे को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी। तभी उसकी हल्की सिसकियों को महसूस करता हुआ मॉन्स्टर बाथरूम के करीब आ गया। एवेलिन समझ चुकी थी कि अब बचना मुश्किल है। तभी मार्कस ने फ्लेयर रॉकेट्स चला दिए और आसमान में तेज आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही मॉन्स्टर एवेलिन को छोड़कर उसी दिशा में भाग गया और उसी पल एवेलिन दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज रॉकेट्स के शोर में दब गई। दूर से ये लाइट्स और आवाज रेगन भी देख लेती है और तुरंत घर की तरफ लौटने लगती है। कुछ देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर आता है। सीढ़ियों पर खून के निशान देखकर वह उनका पीछा करता हुआ बाथरूम तक पहुंचता है, जहां टब खून से भरा होता है। वह समझ जाता है कि एवेलिन मर चुकी है और टूटकर वहीं बैठ जाता है, लेकिन तभी शावर के कांच पर एक हाथ दिखता है। वो एवेलिन ही थी जिसने इस हालत में भी एक बच्चे को जन्म दे दिया था। उसे जिंदा देखकर ली खुश हो जाता है। इससे पहले कि बच्चा रोए, ली तुरंत उसे और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही बच्चा रोने लगता है और आवाज सुनकर मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से ढक दिया। फिर वह बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देता है, जिससे उसकी आवाज बंद हो जाती है और तब जाकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। यहीं ली एवेलिन को बताता है कि वह इन क्रीचर्स की कमजोरी समझ चुका है और जल्द ही ऐसा तरीका ढूंढ लेगा जिससे ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ रेगन घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के बीच एक जलती हुई लाइट दिखती है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक मॉन्स्टर उसकी आहट सुनकर उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही वह मॉन्स्टर उसके करीब पहुंचता है, तभी अचानक उसके कान की मशीन से एक तेज और नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिससे मॉन्स्टर तड़प उठता है, जैसे उसके कानों में कुछ चुभ रहा हो, और वह उस आवाज को सहन न कर पाकर वहां से भाग जाता है। हालांकि वो आवाज रेगन को भी परेशान करती है, लेकिन मॉन्स्टर के जाते ही सब शांत हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी मशीन ने ऐसा क्यों किया। वह इस पर
ज्यादा ध्यान दिए बिना लाइट के पास पहुंचती है और देखती है कि वह एक टॉर्च है। जैसे ही वह उसे उठाने जाती है तभी कोई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मार्कस होता है जो डर के मारे वहीं छिपा हुआ था। अपनी बहन को देखकर उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। वह बताता है कि वो झाड़ियों में छिपकर उसे देख रहा था और उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही वह तुम्हारे करीब पहुंचा अचानक भाग गया। यह सुनकर रेगन डर जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पीछे कोई मॉन्स्टर था। दूसरी तरफ एवेलिन अपने बच्चों को लेकर घबराई हुई थी। वह ली से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं मॉन्स्टर ने बच्चों को नुकसान न पहुंचा दिया हो। वह तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। ली उसे और बच्चे को अंडरग्राउंड रूम में छोड़कर बाहर निकलता है और पहले आसपास खतरा देखता है, लेकिन तब तक मॉन्स्टर जा चुका होता है। हालांकि घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसी दौरान पानी का एक पाइप टूट चुका था और पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड रूम में भरने लगा था, लेकिन ली का ध्यान इस पर नहीं जाता और वह बच्चों को ढूंढने खेतों की तरफ निकल जाता है। उधर मार्कस और रेगन अनाज की टंकी के ऊपर छिपे होते हैं और आग जलाते हैं ताकि उनके पिता उन्हें देख सकें। ली भी उन्हें हर जगह ढूंढता रहता है। थोड़ी देर बाद पानी के शोर से एवेलिन की आंख खुलती है और वह देखती है कि बेसमेंट पानी से भर रहा है। तभी उसकी नजर बच्चे के बॉक्स पर जाती है जो खुला हुआ होता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। वह घबराकर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी उसे सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वह उसके बच्चे को खा चुका है, क्योंकि बॉक्स दूर होने की वजह से वह अंदर देख नहीं पा रही थी। फिर भी वह हिम्मत करके धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ती है और तभी मॉन्स्टर भी पानी में उतर आता है। जैसे ही वह बॉक्स के पास पहुंचती है वह देखती है कि उसका बच्चा सुरक्षित है और उसने कोई आवाज नहीं की थी, इसलिए उसकी जान बच गई। एवेलिन तुरंत उसे उठाकर एक कोने में चुपचाप खड़ी हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर अब भी वहीं उसके आसपास मंडरा रहा था। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी आवाज निकलती तो उनकी मौत तय थी। दूसरी तरफ रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगने लगा कि उनके पिता अब नहीं आएंगे, इसलिए वह अकेले ही घर लौटने का फैसला करती है। लेकिन मार्कस को अपने पिता पर भरोसा था। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है अनाज की टंकी का दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर गिर पड़ता है। गिरते वक्त उसके मुंह से तेज आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही घर में एवेलिन को ढूंढ रहा मॉन्स्टर तुरंत उसी दिशा में भागता है। इससे एवेलिन तो बच जाती है, लेकिन अब मार्कस की जान खतरे में पड़ जाती है। अनाज से भरी वह टंकी दलदल की तरह थी। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। तभी रेगन टंकी का दरवाजा तोड़कर अंदर कूद जाती है और ठीक समय पर मार्कस को पकड़कर उसे डूबने से बचा लेती है। दोनों किसी तरह दरवाजे के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन उनकी हलचल मॉन्स्टर सुन चुका था और वह खेतों के रास्ते तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ली भी दूर से उसे टंकी की तरफ जाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि उसके बच्चे वहीं हैं। अगले ही पल मॉन्स्टर टंकी के अंदर कूद पड़ता है और जैसे ही वह उन दोनों पर हमला करने बढ़ता है तभी रेगन की कान की मशीन से फिर वही तेज और नुकीली आवाज निकलती है। यह आवाज मॉन्स्टर के लिए बेहद दर्दनाक होती है। वह तड़प उठता है और बिना हमला किए ही वहां से भाग जाता है। रेगन और मार्कस मौत के मुंह से बचकर टंकी से बाहर निकल आते हैं। बाहर ली भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाता है और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। उसी समय एवेलिन भी सीसीटीवी रूम से यह सब देख रही होती है। तभी ली को एहसास होता है कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास ही है। वह तुरंत बच्चों को सामने खड़ी गाड़ी की ओर भेजता है और खुद कुल्हाड़ी लेकर सतर्क होकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर ठीक उसके ऊपर ही था। ली जैसे ही पलटकर देखता है मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को दर्द में देखकर मार्कस घबराकर उसे आवाज देने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि आवाज सुनते ही मॉन्स्टर को उसकी पोजीशन का भी पता चल जाता है। अब वह तेजी से मार्कस और रेगन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर रेगन की कान की मशीन से वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है जो उसे खुद भी चुभ रही थी। दर्द से परेशान होकर रेगन उसे बंद कर देती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वही आवाज उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी। मशीन बंद होते ही मॉन्स्टर सीधा कार पर झपट पड़ता है और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच ली को होश आ जाता है और वह समझ जाता है कि वह इस मॉन्स्टर को लड़कर नहीं हरा सकता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह इशारों में रेगन से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। उसने कभी भी उसे बीयू की मौत का जिम्मेदार नहीं माना और फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए वह जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता है और एक ही पल में उसे मार डालता है। अपने पिता को इस तरह मरते देख रेगन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता हमेशा उससे प्यार करते थे। ली की मौत के बाद मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एवेलिन यह सब सीसीटीवी में देख रही थी। तभी रेगन गाड़ी स्टार्ट करके मार्कस के साथ घर पहुंचती है और एवेलिन अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उन्हें गले लगा लेती है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर एक बार फिर उनकी तरफ आ रहा है और वो तुरंत घर के अंदर भाग जाते हैं। अंदर पहुंचकर मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। वही रेगन को समझ आता है कि उसके पिता उसके कोक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। अब वह उन्हें बहुत याद करने लगती है। कुछ ही देर में मॉन्स्टर उनके घर के अंदर घुस आता है। एवेलिन यहाँ बंदूक तानकर उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन वह जानती थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी जैसे ही मॉन्स्टर हमला करने बढ़ा, अचानक रेगन के कान में दर्द होने लगा और उसी पल मॉन्स्टर
मॉन्स्टर भी तड़पने लगा। रेगन समझ गई कि उसके कान की मशीन और इस मॉन्स्टर के बीच कोई कनेक्शन है। उसे अपने पिता की रिसर्च याद आती है और वह समझ जाती है कि इस मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी ही इस मॉन्स्टर की कमजोरी है। बिना देर किए वह अपने कॉक्लियर इम्प्लांट की पावर बढ़ा देती है, जिससे निकलने वाली आवाज से मॉन्स्टर बुरी तरह तड़पने लगता है, जैसे उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभ रही हों। एवेलिन भी समझ जाती है कि यही उनकी ताकत है, लेकिन पावर बढ़ने से रेगन को भी दर्द होने लगता है। तब वह समझदारी से उस मशीन को पास रखे माइक्रोफोन से जोड़ देती है, जिससे फ्रीक्वेंसी और तेज हो जाती है। अब मॉन्स्टर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसका सिर का आर्मर खुद ही खुलने लगता है और जैसे ही उसका कमजोर हिस्सा सामने आता है, एवेलिन सीधे उसके मुंह पर गोली चला देती है और उसकी खोपड़ी फट जाती है। आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर बाकी के 2 मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आ रहे थे। अब एवेलिन और रेगन को उनकी कमजोरी पता चल चुकी थी, इसलिए रेगन माइक का वॉल्यूम फुल कर देती है और एवेलिन अगले हमले के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।